Welcome to ConMind. So today we are going to start the second part of the first paper of Elementary Mathematics CDS 2019 paper, right? We have completed with the first part. We have seen majority of questions. We have seen variety of questions from all the parts from where it has come. We have seen the subtopics, subsections as well. We have dealt with them carefully, observe each and every step, each and every pattern so that you can recognize recognize how UPSC sets the question paper, right? So अब हम यहाँ से जो है second part की शुरुआत करने जा रहे हैं, that is from question number 51 to 100 and let us have a look. क्वेश्चन 51 हमसे ये कह रहे हैं कि tan x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे हमको दिख रही कितनी आ रही है 45, तो ये 2 sin x cos x की वैल्यू कितनी होती है sin 2x, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 2 into 45 दैट इज इक्वल टू sin 90 एंड sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1. देखिए कितना आसान सवाल है, 5 सेकंड में हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो cos 44 को मैं लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस 46 यानी कि sin 46, और sin 46 मल्टीप्लाइड बाय sin 46 is sin स्क्वायर 46 प्लस sin 44 को मैं लिख सकता हूँ कितना, cos 46 मल्टीप्लाइड बाय cos 46 is cos स्क्वायर 46. नाउ sin स्क्वायर 46 प्लस cos स्क्वायर 46 is nothing but that is equal to 1. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. सपोज थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 फॉर एवरी थीटा दिस एंगल इज इक्वल टू. देखिए जब भी थीटा जो है 0 to 90 के बीच में होता है तो साइन स्क्वायर थीटा जो है हमेशा वो 0 to 1 के बीच लाई करता है. तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर 4 के बीच में लाई करेगी, और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेकर 5 के बीच में लाई करेगी, राइट? हमेशा 1 से लेकर 5 के बीच में लाई करेगी. नाउ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो उससे बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 2 तो इसके बीच में आ रहा है तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा. दूसरा हमसे कह रहा है कि 4 साइन थीटा की वैल्यू. अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. 4 साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो 4 साइन थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर 4 तक. अच्छा हाँ, तो अब देखिए अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, तो cos थीटा की वैल्यू कहां से लाई करेगी, बिटवीन 0 एंड 1. वही सेम केस आ रहा है. 4 cos थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 4. tan थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी, और 4 tan थीटा की भी वही वैल्यू आएगी. तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कौन सा हो सकता है ना, क्योंकि इन दोनों ही केस में जो है वो 0 से 4 के बीच में आ रहा है ना. मतलब कि 4 साइन थीटा भी आपका 0 to 4 के बीच में आ रहा है फॉर थीटा बिटवीन 0 एंड 90, और cos थीटा के केस में भी वही आ रहा है. लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि जो साइन थीटा है आपका वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना. जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. cos थीटा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 रखोगे यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 1, लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे दैट विल बी इक्वल टू 4, यानी कि ये वाली टर्म जो है इससे बड़ी हो गई, ये वाली टर्म जो है वो इससे बड़ी हो गई फॉर थीटा इज इक्वल टू 0. तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का महत्व आ जाता है, राइट? तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 4 साइन थीटा. क्योंकि अगर मैं थीटा को यहाँ पे कुछ भी रखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं थीटा को 30 रखता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 1, बट यहाँ पे मैं थीटा को 30 रखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू √3 by 2 into 4 दैट विल बी इक्वल टू 2√3. तो 2√3 और 1 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 2√3 बड़ा है. लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यहाँ पे 4 cos थीटा नहीं होगा, 4 साइन थीटा वुड बी द आंसर. ठीक है, कंसिडर अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF. 2 टावर्स आर सिचुएटेड एट B and C. देखिए एक रेगुलर हेक्सागन है ना, एक रेगुलर हेक्सागन ऐसे बना हुआ है A B C D E और F यहाँ पे ऐसे हैं, और 2 टावर्स यहाँ B और C पे सिचुएटेड है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ए ऑफ द टावर, एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है और एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है.
from A, the angle of elevation from A to the top of the tower at B is 30 degree, यानी यहाँ से, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर एट सी इज 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से देखने पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो सी पे खड़ा हुआ है यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी वाला टावर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूँ और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा फिर 45 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, और ये जो बी का है वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो 30 डिग्री है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एट बी टू द हाइट ऑफ द टावर एट सी। देखिए अगर मैं हेक्सागन की साइड को मैं ए मानता हूँ, ठीक है, मैं जो हेक्सागन की साइड को ए मानूं, ठीक है, ये भी है ये भी है, तो सारी ये हो जाएगी। तो जो ए बी टावर है, जो यहाँ पे ऐसे टावर खड़ा हुआ है, सपोज वो एच बी है, राइट, और ये है, ये डिस्टेंस ए हमको दी हुई है, ये हमको एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू एच बी अपॉन ए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना, तो एच बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√3, ठीक है। अब देखते हैं ए सी, अब ए सी हमको चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर है, एच सी, ये एंगल 45 डिग्री है। अगर मुझे किसी तरह ए सी मिल जाए तो मैं एच सी की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, ए सी कैसे मिलेगा, ए सी ये वाली लाइन होती है ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊँ इस वाले पेन से, तो ये वाली लाइन होती है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थोड़ी सी भी, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा, थोड़ा सा भी वेक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बोलूं, यानी कि अगर मैं ए बी वेक्टर बोलूं और मैं एक ऐसा वेक्टर बोलूं ये वाला बी सी वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो ये होता है ए सी वेक्टर, और जो ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मॉड्यूलस ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका मॉड्यूलस इंटू इसका मॉड्यूलस, यानी कि 2 इंटू ए और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ए बी और बी सी के बीच का एंगल। तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो 2a cos 60। ये जो है मेरा, ये आ जाएगा मेरा एसी का लेंथ जो कि मुझको चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ एसी का लेंथ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 + 1/2, यानी कि 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3a। तो जो मेरे पास एसी की लेंथ आ गई वो कितनी आ जाएगी, √3a, राइट, √3a। तो tan 45 जो है मेरा कितना आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन √3a। सो एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a, और एच बी की वैल्यू है ऑलरेडी a/√3। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर्स एट बी एंड सी, यानी कि एच बी अपॉन एच सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a/√3 इंटू 1/√3a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1:3। बस आपको यहाँ पे वेक्टर वाले कंसेप्ट का ध्यान रखना था ताकि हम AC की लेंथ निकाल पाते, बस हमको यहाँ पे मेजर हमारा ये मतलब था कि हम AC की लेंथ निकालें। देखिए tan 1 इंटू tan 89 की वैल्यू 1 होती है, tan 2 इंटू ऐसे करते करते लास्ट में आपका जो आएगा tan 44 इंटू tan 46, यहाँ तक सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बीच में बचेगा tan 45, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, देयर आर 2 पैरेलल स्ट्रीट्स ईच डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर 2 पैरेलल स्ट्रीट्स, एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है ना, और दूसरी स्ट्रीट एक ऐसे जा रही है, बीच में से डिवाइडर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रीट ऐसे पैरेलल जा रही हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। A person in the first street traveling from south to north wishes to take the second street which is on his right side, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन ऐसे चल रहा है, पर्सन इन द फर्स्ट स्ट्रीट, ये फर्स्ट स्ट्रीट है और ये सेकंड स्ट्रीट है। हमसे कह रहा है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, विशेस टू टेक द सेकंड स्ट्रीट विच इज़ ऑन हिज राइट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट स्ट्रीट पे चल रहा है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जा रहा है और वो सेकंड स्ट्रीट पे जाना चाहता है। एट सम प्लेस ही मेक्स अ 150 डिग्री टर्न टू द 150 डिग्री टर्न टू द राइट, यानी कि अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है यहाँ पे, अब उसने 150 डिग्री टर्न लिया, यानी कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसने यहाँ से 150 डिग्री टर्न लिया ऐसे, है ना, वो पूरा का पूरा ये जो एंगल घूम गया, वो 150 डिग्री टर्न लिया राइट पे, राइट।
एंड इट ट्रेवल्स फॉर 15 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 15 मिनट्स के लिए वो ट्रैवल किया 20 किलोमीटर पर आवर के लिए। 15 मिनट्स कितना 1/4 आवर। तो उसने डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दैट इज 15 मिनट्स। 15 इंटू 1/4 दैट इज आवर्स, मतलब 15 डिवाइड बाई 60 दैट इज 1/4 आवर। तो 5 किलोमीटर वो चला, दैट मीन्स ही ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर here, okay? Now after that he takes a left turn. After that he takes a left turn and travels for 20 minutes at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो ऐसे अब 60 डिग्री टर्न कर गया लेफ्ट पे, यानी कि अब वो हॉरिजॉन्टली चला, राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे चल रहा था, ये इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था। अब वो हॉरिजॉन्टली यहाँ से ऐसे टर्न कर गया एंड ही ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 30 इंटू 20/60 यानी कि 10 किलोमीटर वो ऐसे चला। अब देखिएगा, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। वो जो चल रहा था आदमी, वो यहाँ पे था, ऐसे ऐसे चल रहा था। फिर उसने 5 किलोमीटर ऐसे चला और फिर उसने यहाँ पे 10 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है? अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रीट्स। जब वो यहाँ पे 150 डिग्री का ऐसे उसने टर्न लिया, ये वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 150 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमसे पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रीट्स, तो डिस्टेंस कितना, यानी कि हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रीट्स ये पूरा हो जाएगा। तो अभी अगर हम d निकाल लें तो d + 10 वुड बी आवर आंसर, राइट? तो d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/5। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.5, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 था, तो 10 + 2.5 विल बी इक्वल टू 12.5 किलोमीटर्स, राइट? 12.5 kilometers will be the distance between the two streets. If 3 tan theta is equal to cot theta, so tan square theta की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ जाएगी, तो tan theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, π/6, राइट? What is the value of sin square 25 plus sin square 65? फिर वही सेम चीज देखिए, sin square 25, अब sin square 65 को मैं लिख सकता हूँ cos square 25। क्यों? क्योंकि sin 65 क्या हो सकता है cos 25, sin 90 - 25 will be cos 25। तो sin square 25 plus cos square 25 that is equal to 1। सीधे सीधे पूरा का पूरा खेल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। अब ये देखिए, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1, ये 1 हो जाएगा। तो साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, -3, एक मिनट माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ना, हाँ। उसके बाद ये कितना हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये प्लस है ना, सॉरी हाँ ये प्लस है। उसके बाद ये +3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये -1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि सब कुछ कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। देखिए सेक अल्फा की वैल्यू 1/4 है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। अगर आप ध्यान से देखिएगा सेक अल्फा की वैल्यू 1/4 है, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू 4 है, तो क्या कॉस अल्फा की वैल्यू कभी भी 4 हो सकती है? कभी भी 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सीड 1। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कॉस अल्फा की वैल्यू 4 है, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। tan बीटा की वैल्यू 20 है, तो ये हमेशा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोसेक वाई की वैल्यू 1/2 है, यानी कि सॉरी कोसेक गामा की वैल्यू 1/2 है, साइन गामा की वैल्यू 2 है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वाई? बिकॉज साइन गामा की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप चाहे कोई भी एंगल ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा येटा बेटा चेटा टेटा, कोई भी आप एंगल ले लो, हमेशा उसका जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो हमेशा 1 आएगा, अनलेस एंड अनटिल साइन में कोई मल्टीप्लाइड हो बाहर से। साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आती है, देयरफॉर
इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और कॉस डेल्टा की वैल्यू 2 इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी 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 मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोई भी वैल्यू हो, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है साइन और कॉस की, हमेशा। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू 2 नॉट पॉसिबल, तो 1 3 एंड 4 आर नॉट पॉसिबल, देयरफॉर 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, आंसर इज 3। अब देखिए हमसे कह रहे हैं मीन ऑफ द अबव डेटा इज 25.2। देखिए अब मीन निकालने की बात आ चुकी है, तो मुझे क्लास वेरिएट्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि इन सब के मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट निकाल देते हैं, इसका मिड पॉइंट 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। अब क्या निकालता हूँ मैं, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा चाहिए होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 into 5 that is equal to 40, 15 into 12 that is equal to 180, 25 into 10 that is equal to 250, 45 into 9 कितना हो जाएगा 5 4 405, ठीक है, that is equal to 35p। तो अब इन सबको ऐड करते हैं, तो 180 प्लस 40 220, 220 प्लस 250 कितना हो जाएगा 470, 470 प्लस 405 कितना हो जाएगा 875, है ना, 875 और एम प्लस 35p, तो 875 प्लस 35p अपॉन में, अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, समेशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल दिया, अब समेशन एफ आई कितना है 12 प्लस 8 20 प्लस 30 प्लस 39, तो 39 प्लस p दैट इज इक्वल टू 252 अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 87500 प्लस 3500p दैट इज इक्वल टू 252 इंटू 39 कितना हो जाएगा 816422657 8289, तो 9828 प्लस 252p इधर आ जाएगा, सॉरी ये 10 होगा, हाँ सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, हाँ ये इधर आ जाएगा 350 माइनस 252 टाइम्स p दैट इज इक्वल टू 9828 माइनस 8750 8, है ना, और ये 12, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 01078, है ना, और ये कितना हो जाएगा 98p, सो 98p इज इक्वल टू 1078, सो p इज इक्वल टू हाउ मच 11, तो ऐसे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हम हमसे पूछा इसका मीडियन बताओ, इसका मीडियन कितना होगा, तो मीडियन के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, है ना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, है ना, और ये हो जाएगा 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 6 38 एंड 38 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब देखिए एक कैच है यहाँ पे, कैच क्या है कि हमें जो डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यहीं पे कैंडिडेट्स फंस जाते हैं, ठीक है, यहीं पे कैंडिडेट्स जो है फंस जाते हैं, तो हमें डाटा को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको वापस से दोबारा रीअरेंज करके लिखूंगा, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है 4, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद है 6, फिर 7 8 9 10, है ना, 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 6 की फ्रीक्वेंसी है 5, 7 की फ्रीक्वेंसी है 4, 8 की फ्रीक्वेंसी है 6, 9 की फ्रीक्वेंसी है 9 और 10 की फ्रीक्वेंसी है 8, ठीक है। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 15, 19, 25, 34, 42। अब जो मीडियन क्लास होती है हमारी होती है, n की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 42, अब मीडियन क्लास होती है n/2th ऑब्जर्वेशन, राइट, तो कितनी हो जाएगी 21st ऑब्जर्वेशन। अब 21st ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखिए तो 21st कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और 21st यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसका जो एक्स आई वेरिएट होगा वो 8 होगा, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा 8। बस यहाँ पे ये कैच था कि आपको जो है इसको देखना था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम मीडियन निकाले तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कि असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, प्रेफरेबली हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और अगर यहाँ पे एक्स की जगह क्लास इंटरवल दिया होता तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इस पे आ सकते थे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 50 consecutive natural numbers is x, what will be the new average when the next 4 natural numbers are also included। देखिए
x1 plus x2 and so on till x50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि मैं x ले लूं पहला नंबर, तो जो लास्ट नंबर होगा वो x प्लस 49 होगा, है ना। इसका जो एवरेज है दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा सपोज एवरेज तुमको पहले से x दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। तो a से लेकर a प्लस 49 की वैल्यू x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50a प्लस 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन टिल 49 दैट इज इक्वल टू 50x। अब सपोज नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को हमने फिर से इंक्लूड कर दिया, है ना। नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को हमने इंक्लूड कर दिया, यानी कि a प्लस से सो ऑन से लेकर a प्लस 53 तक, a प्लस 53 तक अपॉन 54 कितना हो जाएगा, अगर मैं a प्लस से लेकर a प्लस 49 तक का रखूं, पूरा ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमको ये वैल्यू निकालने की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा a प्लस a टिल 53, सॉरी 54, तो 54a प्लस 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन टिल 53 अपॉन में 54, यानी कि a प्लस, अब इसका जो सम आएगा वो आएगा कुछ ना कुछ, इसका सम आएगा t प्लस 54 बोल देते हैं सपोज, और यहाँ पे अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 59, मतलब 49 वही, है ना। सपोज इसको हम बोल देते हैं s बाई 50, ये हमारा x के बराबर था, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं कि मैं a को x माइनस एस बाई 50 रख देता हूं। यहाँ पे जो a है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं x माइनस एस बाई 50 दैट इज इक्वल टू t बाई 54, ठीक है। अब t क्या है मेरा, वो है s प्लस 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53, ये है मेरा, ठीक है, वो t है मेरा। तो x माइनस एस अपॉन 50 इज इक्वल टू s बाई 54 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 अपॉन में 54, ठीक है। मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, ये प्लस में ही तो होगा ना, प्लस। तो x माइनस एस बाई 50 प्लस एस बाई 54 प्लस 3 प्लस 2 4 5 प्लस 1 6, और ये हो जाएगा 206 बाई 54, ये हो जाएगा 4, ठीक है। x प्लस 4 प्लस s 1/54 माइनस 1/50 कितना हो जाएगा ये। अब मुझे इसके लिए सम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सम मैंने इसको ऐसे ही लिया था, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 49 बाई 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 49, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 49, तो 25 इंटू 49 इंटू 50 माइनस 50 विल बी माइनस 4 अपॉन में 50 इंटू 54, ये कैंसिल आउट होकर 2 बनेगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 हो गया, तो x प्लस 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू x प्लस 2, तो जो हमारा नया मीन आया दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा, ठीक है।
Consider two-digit numbers which remain the same when the digits interchange their positions. What is the average of such two-digit numbers? Two-digit numbers which remain the same when the digits interchange. 11, 22, 33, 99 by 9 कितना हो जाएगा? 11 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 and so on till 9 by 9. 11 by 9 into 9 by 2 into 10, 5, 55. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. विच डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? डायग्राम्स, याद रखिएगा डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है. तो डायग्राम में हमारा बार डायग्राम भी आ जाता है, पाई डायग्राम भी आ जाता है और पिक्टोग्राम भी आ जाता है, ठीक है. सभी को बात पता है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अब देखिए इसमें डायग्रामेटिकली बात कर रहे हैं तो उसमें बार डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, पिक्टोग्राम से भी कर सकते हैं. अब बहुत से लोगों को ये पता होगा कि बार डायग्राम क्या होता है. जैसे बार डायग्राम में हम किसी एक क्वांटिटी को, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी है और वो क्वांटिटी क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्वांटिटी वाले को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और जो वो होता है वो उसको वाई एक्सिस पे दिखाते हैं कि उसकी अकरेंस कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. पाई डायग्राम हम देखते ही आ रहे हैं, उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें वेरियस सेक्टर्स होते हैं जो कि डाटा को दिखाते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं पिक्टोग्राम की. जो हमारा पिक्टोग्राम होता है वो बेसिकली सिस्टम्स में यूज़ होता है जिसमें हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, विजुअल ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको कि हम किसी कोड को या किसी सिंबल को हम एक डायग्राम से दिखाते हैं. हम किसी भी सिंबल को डायग्राम से दिखाते हैं, वो उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राम. कोई भी सिंबल हो सकता है, उसको हम डायग्रामेटिकली अगर दिखा रहे हैं तो वो एक पिक्टोग्राम में आ जाता है. दैट इज 1, 2 and 3 जो है आपका तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं. दूसरा, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट अ प्राइमरी डेटा. देखिए प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि एकदम बिल्कुल रॉ डेटा हो, है ना, जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, जो कि एकदम इनिशियल सोर्स से ऑब्टेंड हो, कहीं से हमको दोबारा ना लेना पड़े, हम एकदम सोर्स के पास जाके वो डाटा ले रहे हैं. अगर सोर्स ने ही डाटा प्रोड्यूस किया तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. अब हमसे कह रहा है कि बाय डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज, ये प्राइमरी डेटा होगा. क्यों? क्योंकि हम जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो जो इंटरव्यू हमको अपना डाटा दे रहा है वो प्राइमरी डाटा दे रहा है, वो अपना ओरिजिनल डाटा दे रहा है, हमको कहीं से ऑब्टेन्ड नहीं हुआ है. वो किसी इंटरव्यूअर ने हमको इंटरव्यू दिया है तो वो हमको डायरेक्ट मिल रहा है. दैट इज अ प्राइमरी डेटा. सो देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी डेटा. बाय इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज, अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? अगर हमको कहीं से मिला हो, लेकिन अगर हमको कहीं से इनडायरेक्टली मिल रहा है तो वो उसकी इनिशियल जानकारी ही तो होगी. अगर इंटरव्यूअर ने अपने पेपर में या अपने किसी रेज्यूमे में या कहीं अपने डिजिटल प्रोफाइल पे कुछ लिखा होगा तो उसने अपना खुद का डाटा लिखा होगा ना, अपना ओरिजिनल डाटा. तो उस वाले केस में भी हमारे पास वो प्राइमरी डाटा ही हमको एज अ प्राइमरी डाटा के फॉर्म में रिसीव होगा. बाय शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका वही है. एन्यूमरेटर्स मतलब वो होते हैं जो आपके स्टैटिस्टिक्स को जमा करते हैं. शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स, अब जो शेड्यूल एन्यूमरेटर्स को मिला होगा वही तो, वो भी तो प्राइमरी डाटा होगा, और वो प्राइमरी डाटा वो आपको सरपास कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका प्राइमरी डाटा ही होगा. लेकिन जो आपका पब्लिश्ड थीसिस होता है, पब्लिश्ड थीसिस में पहले से पब्लिश हो चुका है, किसी ने उस थीसिस को प्रपोज किया है, किसी ने उस थीसिस को पब्लिश कर चुका है, उसने अपना प्राइमरी डेटा उसमें रखा है बेस्ड ऑन वेरियस फाइंडिंग्स, तो वो थीसिस उसका प्राइमरी डाटा होगा. लेकिन डाटा जब हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, क्योंकि वो थीसिस किसी समय में किसी ने बनाई होगी, उस समय क्या कंडीशन रही होगी, क्या कुछ रही होगी, तो वो उसके हिसाब से होगी. लेकिन अभी हमने इस थीसिस का डाटा लिया तो वो थीसिस रॉ डाटा से मिलके सेकेंडरी डाटा हो गई है, जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं. तो देयरफॉर इट इज़ अ सेकेंडरी डाटा, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी डाटा. तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब इस पे आते हैं, क्या बोल रहा है अब. इसको पहले मिटा देते हैं. द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज ₹6,000. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस आइटम्स आर एज फॉलोज. मतलब वेरियस आइटम्स पे हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा, ठीक है. इफ द अबव डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ परसेंटेज बार डायग्राम ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, percentage bar diagram of height 15 centimeter, then what are the lengths of the two segments of the bar diagram corresponding to education and miscellaneous respectively. education में 480 है. 480 है.
और हमको बोल रखा है पहले से कि मंथली एक्सपेंडिचर 6000 है, ठीक है। तो एजुकेशन का कितना हो जाएगा, 480 अपॉन 6000 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 50, 4, 10, 3, 12/10 दैट इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.2 सेंटीमीटर जो है एजुकेशन का होगा। मिसलेनियस का कितना हो जाएगा 1660 अपॉन में 6000 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये 40, 10, 41, ठीक है। 4 4 16, 4 1 4 20, 4 5 20, तो ये कितना हो जाएगा 4.15, ये हो जाएगा 4.15 सेंटीमीटर, और ये 1.2 सेंटीमीटर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशन और मिसलेनियस सेक्टर्स की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1.2 सेंटीमीटर एंड 4.15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ मीन ऑफ द m ऑब्जर्वेशंस आउट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज n एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज m, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल n ऑब्जर्वेशंस। देखिए यहाँ पे वही सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा, है ना। मीन ऑफ m ऑब्जर्वेशंस आउट ऑफ n इज n, यानी कि अगर m ऑब्जर्वेशंस का मीन वो n है तो टोटल सम ऑफ m ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा mn, बचे हुए ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे n माइनस m, और रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का मीन m है तो ये मीन हो जाएगा। तो टोटल सम ऑफ n माइनस m ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा nm माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब यानी कि n माइनस m ऑब्जर्वेशन का टोटल सम और m ऑब्जर्वेशन का टोटल सम, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, कितना हो जाएगा nm माइनस n स्क्वायर प्लस mn अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब टोटल हो गए n, तो कितना हो जाएगा 2mn अपॉन n माइनस n, तो 2m अच्छा एक मिनट, ये n ये आपका क्या हो जाएगा nm माइनस m स्क्वायर, तो nm माइनस m स्क्वायर होगा ना ये, हाँ हाँ, तो ये nm माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2mn अपॉन n माइनस m स्क्वायर अपॉन n, तो ये कितना हो जाएगा 2m माइनस m स्क्वायर बाई n जो है आपका मीन आ जाएगा ऑफ ऑल द n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, मीडियन जो ग्राफिकल लोकेशन, ये बिल्कुल सही। जब भी दो ओजाइव मिलते हैं कहीं पे, ओजाइव जो दो और टू ओजाइव्स के इंटरसेक्शन पे, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव, तो दो जहाँ पे दो ओजाइव मिलते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको मीडियन मिलता है, ठीक है। तो वो ग्राफिकल लोकेशन होती है। दूसरी हमसे क्या कह रही है कि मीन जो ग्राफिकल लोकेशन है, मीन की कोई भी ग्राफिकल लोकेशन नहीं मिलती हमको, वो स्टैटिस्टिकल डेटा से पता चलता है। ज्योमेट्रिक मीन ओजाइव गलत बात, मोड ओजाइव गलत बात। जो ओजाइव यहाँ पे दिया हुआ है वो मीडियन के लिए होता है, वो मीडियन के लिए होता है, राइट। तो हमारा जो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है जो मैच कर रहा है वो दैट इज ए एंड दैट इज इक्वल टू मीडियन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ओजाइव से हमें सिर्फ मीडियन मिलता है, ना कि मीन और मोड मिलता है। द फॉलोइंग पेयर्स रिलेट टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप सभी को पता है क्या होता है। जो हम बार डायग्राम ऐसे बनाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, ये बार डायग्राम एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, फिर एक ऐसे बना, फिर एक ऐसे बना, एक बड़ा सा बन जाएगा। तो इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो ये वाला मिड पॉइंट होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी का ये मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट ऐसे, ये ऐसे, ये फिर ये ऐसे जाता है, फिर जो अगला होता है इसका यहाँ पे जाके ये सेटल होता है ऐसे, और ये अगला वाला यहाँ पे आके सेटल होता है। जो वाई एक्सिस पे होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो ऑर्डिनेट पे आपका होता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक्स एक्सिस यानी कि जो एब्सिसा होता है वो आपका होता है बेस लाइन ऑफ द पॉलीगॉन, है ना। जो पॉलीगॉन होता है आपका उसका बेस लाइन होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक्स एक्सिस का इसका बेस है। तो पहला सही है, हमसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ, तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है। दूसरा ऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन, यानी कि जो वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन है ये
ये आपको, आप अगर इस पे देखोगे तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा, जो इसका वाई एक्सिस होगा, वो उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, इसको इधर लाओगे तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है हमारा, ठीक है। तीसरा हमसे कह रहा है एब्सिसा ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन क्लास मार्क्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि ये जो बार डायग्राम है इसका मिड पॉइंट हम मार्क करते हैं, इसका मिड पॉइंट हम मार्क करते हैं। तो जब हम इसका एब्सिसा निकालेंगे तो ये जो क्लास इंटरवल है, सपोज ये 30 to 40 क्लास इंटरवल है, तो ये जो इसका मिड पॉइंट होगा इस वाले का, वो 35 हो जाएगा, और यही 35 होता है उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। और क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑब्वियसली जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पॉलीगॉन गिव्स टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई भी कहीं से भी इस सेंटेंस का सेंस नहीं बनता है कि अगर हम पॉलीगॉन का टोटल एरिया ले लें, एरिया अंडर द टोटल पॉलीगॉन दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहीं का भी सेंस नहीं बनता है। दिस इज अ सेंसलेस स्टेटमेंट। इफ इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज 3 times इट्स ब्रेथ, यानी कि L की वैल्यू 3b है और ब्रेथ की वैल्यू तो b ही है। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 30% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर के तो हो जाएगा 2 times L प्लस बी, यानी कि 2 times 4b, यानी कि 8b। पेरीमीटर पहले था 8b, अब नया पेरीमीटर कितना हो जाएगा? लेंथ 30% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 3b प्लस 30% ऑफ 3b, तो 3b प्लस 9b बाई 10, यानी कि 39b बाई 10। ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा? L डैश। तो B डैश कितना आ जाएगा? B प्लस 10% ऑफ B, तो B प्लस B बाई 10 इज 11b बाई 10, 11b बाई 10 इज B डैश। ठीक है, तो P डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L डैश इंटू B डैश, दैट इज इक्वल टू 39 इंटू 11, सॉरी P डैश कितना हो जाएगा? 2 times L प्लस B, 2 times L डैश प्लस B डैश, दैट इज इक्वल टू 2 times 39b प्लस 11b अपॉन 10, 50b इंटू 2 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 10b। तो 10b हो गया, पहले 8b था। ठीक है, तो p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100 जो है ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। p डैश की वैल्यू 10b है, p की वैल्यू 8b है, अपॉन 8b इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 2b अपॉन 8b इंटू 100, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25% का इंक्रीज हुआ है इन द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज हाफ्ड? तो हमको पता है जब हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, जब हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो उस केस में जो ए होता है वो एरिया होता है ओरिजिनल ट्राइंगल का। यदि हर एक साइड को हाफ कर देंगे तो उसका जो एरिया होता है वो a/4 हो जाता है। ये सभी को बात पता होनी चाहिए। अगर आप हेरोन्स फॉर्मूला से आप जाओगे, उसको पूरा डिराइव करने बैठोगे तो वो a/4 हो जाता है। बेसिकली जो एरिया होता है वो 1/4 हो जाता है अगर सारी की सारी साइड 1/2 हो जाए, मतलब हाफ हो जाती हैं। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा? a/4 माइनस a अपॉन a इंटू 100, दैट इज इक्वल टू माइनस 3a/4 इंटू 1 अपॉन a इंटू 100। ये कैंसिल, तो माइनस 75%, यानी कि माइनस का मतलब होता है कि डिक्रीज कर गया। कितने से? 75% से उसका एरिया जो है डिक्रीज कर जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज बाय 700%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया? देखिए 4/3 पाई आर क्यूब जो पहले था, अभी v, सपोज ओरिजिनल v था v, अब v जो हो गया है वो 700% ऑफ v हो गया है, राइट। तो अब क्या हो गया? 8v। ठीक है, 8v से आपका जो v था पहले अब वो 8v बन चुका है, यानी कि जो पहले आपका रेडियस था अब वो रेडियस क्या बन गया है? 2 times। तभी तो जब मैं 2r का होल क्यूब करूंगा तभी तो बाहर निकल के आएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और तभी आपका बनेगा 8v। यानी कि जो पहले रेडियस आपका था r वो बन गया आपका 2r। ठीक है, जो पहले आपका रेडियस r था वो आपका जो नया रेडियस बन गया वो 2r बन गया। अब हमसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो पहले सरफेस एरिया था 4πr², अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4π2r का स्क्वायर, यानी कि 16πr²। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का चेंज दैट इज 12πr² अपॉन ओरिजिनल कितना था? 4πr² इंटू 100, ये कटेगा 3, तो दैट इज इक्वल टू 300% का
इंक्रीज हुआ है इन द सरफेस एरिया, राइट? If the lengths of two parallel chords in a circle are this and this, then what is the distance between these two chords? तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि लेंथ्स ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो दोनों कॉर्ड्स सेंटर के एक तरफ हो, या तो दोनों कॉर्ड सेंटर के दोनों अलग अलग तरफ हो। ठीक है, पहले हम केस लेते हैं कि दोनों एक ही तरफ होंगे। तो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है 16 सेंटीमीटर की, ये 12 की है, और ये कितने की है? 16 की, राइट? यहां से रेडियस बोल रहा है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। अगर ये 10 है, ऊपर वाली कॉर्ड की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। फर्दर अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं और यहां से ये ले जाऊं तो ये भी 10 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, है ना? और ये पूरा हो जाएगा टोटल 8, क्योंकि हमको पता है इस वाले कॉर्ड की लेंथ 12 है, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉप करोगे तो उसको आधे में डिवाइड करेगी, तो ये 6 हो जाएगा, और ये पहले से 10 था तो ये पूरा 8 हो जाएगा। ये पूरा मेरा 8 है, ये पूरा मेरा 6 है, तो डिस्टेंस बिटवीन दोस टू कॉर्ड्स कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और 14 किस केस में होगा? जब जो दूसरा कॉर्ड है वो अपोजिट साइड होगा। ठीक है, वो अपोजिट साइड होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 2 सेंटीमीटर आ गया, आगे बढ़ना है। कंसिडरिंग टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज सेंटर्स, टू सर्कुलर आर्क्स आर ड्रॉन विद इन द स्क्वायर ज्वाइनिंग द अदर टू वर्टाइसेस। कहने का मतलब है कि ऐसा स्क्वायर है, यहां से यहां पे सेंटर रखा कंपास का, एक आर्क ऐसे बनाया, और यहां पे एक सेंटर रखा कंपास का, एक आर्क कैसे बनाया। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द कॉमन एरिया इन बिटवीन इन दीज टू सेक्टर्स, यानी कि हमसे इस वाले का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और ऐसे एक बनाया गया है और एक ऐसे बनाया गया है, ये। ठीक है, यहां पे मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सी डी। अगर मैंने क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, ये वाला, इसका पूरा निकालो, ये पूरा रीजन निकालो, इसका एरिया कितना आएगा। अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला, और इसका डबल कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा, इस वाले का। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इस पूरे क्वाड्रेंट में, ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये वाला, ये पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से, यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ ए, क्वाड्रेंट ए सी डी माइनस ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसका मैं डबल कर दूंगा, तो क्वाड्रेंट ए सी डी का कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? साइड दे रखा है ए, तो ए स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल ए सी डी का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो बचेगा 1/2 पाई माइनस 1। ठीक है, अब ये तो आया सिर्फ इसका एरिया, ये तो आया सिर्फ इसका एरिया, मुझे ये भी तो निकालना है, और जो कि इसकी सिमेट्रिक है जस्ट, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस 1, ए स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस 1 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए आर कट अवे सो एज टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, व्हाट इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन? देखिए यहाँ पे बना देते हैं, एक स्क्वायर है ऐसे। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने क्या किया, मैंने इसके कॉर्नर्स को कट किया, कॉर्नर्स ऑफ साइड ए,
करो, ठीक है, ऐसे, ये, ऐसे, ऐसे, ये और ये, ठीक है। अगर हमसे बोल रहा है कि साइड ए है, ठीक है, तो ये वाली साइड को अगर मैं एक्स मान लूँ, सपोज जो ऑक्टागन है उसकी साइड में एक्स मान लूँ, तो मुझे एक्स निकालना है, ठीक है, ठीक है। अगर पूरी लेंथ ए है उसमें से एक्स हट गई तो बची कितनी, ए माइनस एक्स, और वो जो ए माइनस एक्स लेंथ बची हुई है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि ये जो लेंथ होगी ये आपकी ए माइनस एक्स बाई टू हो जाएगी, ये भी आपकी ए माइनस एक्स बाई टू हो जाएगी, राइट, और ये भी आपकी ए माइनस एक्स बाई टू हो जाएगी। ठीक है, और हमको पता है कि हमने इस वाले की जो ऑक्टागन है उसकी साइड एक्स ले रखी है, तो आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो यहाँ से 2, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a प्लस माइनस ए 2√2/2 दैट इज इक्वल टू माइनस ए प्लस √2a, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1, यही मेरे पास आ जाएगा एक्स, माइनस वाला साइन इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू √2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, 3 consecutive integers from the length of a right angle triangle, how many sets of such 3 consecutive integers is are possible? बहुत ही सिंपल है, 3, 4, 5, ठीक है, तो सिर्फ एक ही सेट्स ऑफ नंबर पॉसिबल है, ठीक है ना, 3, 4, 5, हमारे पास बस यही एक नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे नंबर थ्योरी में, पूरे नंबर ट्रिपलेट में, जो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यही एक ऐसे हैं जो कि ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, राइट, इसके अलावा कोई भी ऐसा और नंबर नहीं है जो ट्रिपलेट फॉर्म करे, सो आवर नंबर विल बी 3, 4 एंड 5 दैट इज इक्वल टू ओनली 1। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 44 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द बिगर सर्कल इज डबल द स्मॉलर वन दैट इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया बिटवीन दीज 2 सर्कल्स, तो 2 पाई capital R minus small r is equal to 44, so r minus r is equal to 7, तो what is the area between these two circles will be, अगर मैं r minus r की वैल्यू 7 आ रही है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करूँ पहले, that will be equal to 49, एक मिनट, r माइनस आर की वैल्यू आ रही है 7, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन दिस 2 सर्कल्स, यानी कि पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ये हमसे पूछ रहा है, और जब 2 पाई आर प्लस आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 132, तो 44/7 21, तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21, आर प्लस आर की वैल्यू 21 है, आर माइनस आर की वैल्यू 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 दैट इज इक्वल टू 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ ठीक है, 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, रेक्टेंगुलर रेड कारपेट of size 6 feet has a dark red border of 6 inches wide, what is the area of the dark red border, रेक्टेंगुलर रेड कारपेट है, डार्क रेड बॉर्डर 6 इंचेस वाइड, यानी कि इधर से 6 इंच, इधर से 6 इंच, इधर से 6 इंच और इधर से 6 इंच, हर जगह से 6 इंच का बॉर्डर है इसके पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बॉर्डर, तो टोटल कितना है 72 फीट स्क्वायर, एक फीट में 12 इंच होता है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ हाफ फीट,
अगर ये हाफ फिट है तो टोटल 1 फिट गायब हुआ, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 5 फिट, और ये कितना बचेगा, सिर्फ 11 फिट। ठीक है, तो 11 5 55, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर का एरिया 55 है, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 72 है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे वो वाला एरिया मिल जाएगा जितने दूर में इस डार्क रेड बॉर्डर का एरिया है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर फिट। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 फिट में 12 इंच होते हैं। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज k टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, है ना। The ratio of the other side to the hypotenuse is 4:5. Then what is the value of k? Suppose 4x है, ये 5x है, ये साइड A है, तो 5x plus 4x is 9x, 9x plus k is equal to k times A. And 25x square is equal to 16x square plus a square. So a square will be 9x square. A will be 3x. तो a अगर 3x आ जाएगा तो 12x will be equal to k into 3x. x कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. सिंपल सा था. A 12 meter long wire is cut into 2 pieces, one of which is bent into a circle. Suppose the wire is 12 meter and the x meter is cut and bent into a circle while the other is bent into a square enclosing the circle. ठीक है, तो x जो है सर्कल में बना तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, x/2 और दूसरा क्या बना, स्क्वायर की जो सर्कल को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, वो सर्कल को एनक्लोज कर रहा है, तो जो सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज x/π, वो उसका डायगोनल हो जाएगा, है ना। और 12 माइनस एक्स जो है वो 4 टाइम्स एस में आया है, तो जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस x/4. ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो x² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 16 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 8, तो 8x² की वैल्यू 12 माइनस x² आएगी, यानी कि 2√2x/π की जो वैल्यू है वो 12 माइनस एक्स आ जाएगी, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12π/2√2 प्लस पाई, है ना। 12π/2√2 प्लस पाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमसे रेडियस पूछा तो रेडियस को यहाँ रख देंगे, तो 12π/2√2 प्लस 2 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट यहाँ से, अच्छा इस क्वेश्चन को नीचे रफ में करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा मेसी सा हो गया है, तो नीचे इसको रफ में करता है। देखिए इस वाले सवाल में हमसे कह रहा है कि 12 मीटर वायर है हमारे पास, is cut into 2 pieces, one of which is bent into a circle and the other into a square enclosing the circle. मतलब कि एक स्क्वायर बना है, उसने सर्कल को एंक्लोज किया है ऐसे, ठीक है। मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया था, सॉरी, उल्टा डायग्राम मैंने बना दिया था वहाँ पे, वो सर्कल को एंक्लोज कर रहा है, राइट। तो सर्कल का डायमीटर होगा वही तो साइड के बराबर होगा। अब साइड कितनी आ रही है, सपोज x जो है स्क्वायर की साइड है और 12 माइनस एक्स जो है सर्कल की साइड है, ठीक है। तो फिर x आपकी सर्कल के ले लो, तो 2πx जो है वो 2πr वो x आ रहा है, तो 2r की वैल्यू कितनी आ रही है, x/π, और 2r आपका डायमीटर होता है तो x/π, और ये हमको चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए किसी तरह, तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 माइनस एक्स को 4s से इक्वेट करेंगे, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस x/4, 4s से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि ये जो है इस वायर का हमने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s, तो एक साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 माइनस x/4। सो ये जो डायमीटर है ये दैट विल बी इक्वल टू साइड, दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस x/4, तो 4x इज इक्वल्स टू 12π माइनस πx, πx को इधर लाएंगे तो बचेगा 4 प्लस पाई 12 पाई
सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है भाई? रेडियस ऑफ द सर्कल है एक्स अपॉन 2 पाई, है ना, यहाँ से आप देख सकते हो। तो एक्स अपॉन 2 पाई यानी कि इंटू 1 अपॉन 2 पाई कर दो, तो पाई से पाई, 2 से 6 कैंसिल, तो 6 अपॉन 4 पाई जो है 6 अपॉन 4 प्लस पाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सबको इग्नोर करिएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। 6 अपॉन 4 प्लस पाई, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिला हुआ है। 6 अपॉन 4 पाई प्लस 4। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस। तो कितना हो जाएगा? 6x की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो एंगल क्या क्या हो जाएगा मेरे पास? 30, 30 एंड 120, ठीक है। दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज k टाइम्स इट्स लार्जेस्ट साइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? हमको पता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, ये होता है, सभी को पता है। a साइन a कितना है? 1/2। b कितना है? साइन b कितना है? 1/2। c अपॉन साइन 120, साइन 120 कितना होता है? साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, दैट इज कॉस 30, दैट इज साइन 60, दैट इज √3/2, तो 2/√3। सो 2a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2c/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c/√3, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल यानी कि a प्लस b प्लस c, लार्जर साइड कौन सी होगी? ऑब्वियसली c होगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल c है वो सबसे बड़ा है, तो एंगल c के ऑपोजिट जो c होता है वो सबसे बड़ी होती है, इज इक्वल टू k टाइम्स द c, ठीक है। तो a की वैल्यू c/√3 है, b की वैल्यू c/√3 है, तो c/√3 प्लस c/√3 प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स c। c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 प्लस 1 इक्वल टू k, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 2/√3। देखिए कितने आराम से आंसर निकल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। The hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter and its area is 24 centimeter square. If the, देखिए एरिया 24 है, तो अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, इसको 6 ले लूँ, ऑब्वियसली 10 आ जाएगा। एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तुरंत हमको मिल गया, तुरंत हमने लगा दिया। इफ द शॉर्टर साइड इज हाफ्ड, शॉर्टर साइड क्या है? 6, तो अगर वो हाफ हो गई, लॉन्गर साइड इज डबल्ड यानी कि 16 हो गई, तब एरिया कितना हो जाएगा? न्यू हाइपोटेनस क्या बन जाएगा? √256 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √265। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, AB and AC are two chords such that AB is equal to AC, what is the length of chord BC? तो देखिए सपोज ये पॉइंट यहाँ पे A, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया B, और ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया C, राइट। फिर हमने इसको यहाँ से, अगर चूंकि दोनों इक्वल है तो दोनों सेम लेंथ पे आएंगे, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, है ना। और हमसे क्या बोला है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार्ड BC? BC की लेंथ कितनी होगी? तो हमसे BC की लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए कि उसकी लेंथ कितनी होगी, राइट। सपोज हमने यहाँ पे कैसे इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे इसको ऐसे बनाया, है ना। रेडियस 8 है तो डायमीटर पूरा 16 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली AD वो 16 हो जाएगी। अगर मैं इस लेंथ को x बोलता हूँ तो ये 16 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, और ये सेंटर है, पहली बात, है ना, ये सेंटर है, तो ये अगर ये y है तो ये भी y होगा। मतलब कि ये जो लाइन है ये आपको सेंटर से इसको काटते हुए ले जा रही है इसको, ठीक है। ये सेंटर से इसको काटेगी तो ये y और ये y हो जाएगा। AB की वैल्यू 12 है, AC की वैल्यू भी 12 है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में मैं, ट्राइंगल ABO में, ट्राइंगल ABO में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? x² प्लस y² की वैल्यू 144 आ जाएगी। और देखिए चूंकि ये लेंथ पूरी 16 है और ये आपका डायमीटर है, राइट, ये आपका डायमीटर है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। डायमीटर यहाँ पे 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है, तो 12 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर, अगर मैं 12 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू
256 हो जाएगी, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256 माइनस 144 दैट इज 112। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 1112 दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 4 यानी कि 2√27। सॉरी एक मिनट, 4 8 जार, तो कितना हो जाएगा? 4√7। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√7। अब बी डी की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, दैट इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 112। ठीक है, जब मैं दोनों को यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, तो वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 32। सो एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 32x इक्वल टू 8 288, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/8 दैट इज 9। x की वैल्यू हो जाएगी 9। जब हम यहाँ पे 9 रखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज 63, और रूट 63 कितना हो जाएगा? 3√7, राइट। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 3√7 ना आके 6√7 आएगा। क्यों? क्योंकि हमसे कॉड बी सी की लेंथ पूछा है, हमने सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू हमने निकाली है 3√7, लेकिन हमसे कॉड बी सी की लेंथ पूछा है, कॉड बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी? 2y, सो 2y इज इक्वल टू 6√7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Consider the following statements: an isosceles trapezium is always cyclic, any acyclic parallelogram is a rectangle। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, हमसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक, तो हम इसको देखते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, है ना। ये वाला एंगल दैट विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, एंड दिस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ ABCDMN। ठीक है, मैंने इसको ये बोला। अब AM की जो वैल्यू है वो ND के बराबर है, सभी को पता है, और AB की वैल्यू जो है CD के बराबर है, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो हम RHS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं ना, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCN, राइट। ट्राइंगल DNC, ट्राइंगल DCN, जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल B की वैल्यू एंगल C के बराबर हो जाएगी बाई CPCT, है ना। जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, हमको ये पता है कि जो एंगल A प्लस एंगल B है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसे, तो एंगल A, अरे ये जो दो पैरेलल लाइन है, तो एंगल A प्लस एंगल B जो होती है 180 डिग्री हो जाएगी, है ना। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B जो है 180 डिग्री हो जाएगी, दैट विच इम्प्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या कहता है कि जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो अपोजिट ये आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये वाला ऐसे यहाँ पे बनाओ ऐसे सर्कल, हमको होता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। क्यों? अगर हम उसका कन्वर्स करें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का कन्वर्स करें कि अगर दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। दैट विल बी ऑलवेज साइक्लिक, देयरफॉर दिस ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक is always cyclic because why? Because of the converse of the cyclic quadrilateral theorem, right? तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देख लेते हैं, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, है ना। मैंने सपोज पैरेललोग्राम ऐसे बनाया, कोई भी, है ना, थोड़ा सा ऐसा बना होगा, देख लीजिएगा, लेकिन ABCD हमने बोला है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ये बना हुआ है। ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम,
ठीक है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री है, इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री है, राइट, तो मैं बता सकता हूँ कि वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अगर फोर साइड्स में आपने किसी में भी प्रूव कर दिया कि वो 90 डिग्री एंगल है तो अपना काम बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो दैट विल बी अ रेक्टेंगल। नाउ सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, चूंकि एक पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि एंगल A की वैल्यू एंगल C के बराबर होगी, ऑब्वियसली, है ना। अरे जो ये होता है ऐसे, जब आप ऐसे बनाते हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, और चूंकि एंगल A जो है यहाँ पे दिख रहा है हमको कि वो एंगल C के बराबर है, तो यहाँ पे हम एंगल C को एंगल A से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा एंगल A है वो 90 डिग्री है, और अगर कोई भी एक एंगल प्रूव हो जाता है कि वो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 है तो ऑब्वियसली ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक पैरेललोग्राम है ना, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, अगर उसकी एक एंगल 90 डिग्री है तो उसकी वर्टिकली अपोजिट वाली 90 हो जाएगी, तो सारी की सारी 90 हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 86, a ladder is resting against a vertical wall and its bottom is this meter away, if it slips down। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि एक लैडर है विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, राइट। एक लैडर है ऐसे, यहाँ पे एक वॉल खड़ी है ना, लैडर है जो कि रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। इफ इट स्लिप्स डाउन 0.8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय 1.4 मीटर, यानी कि अब जब स्लिप हो गया, है ना, ये ऐसे गया, ये 0.8 मीटर स्लिप हो गया ऐसे नीचे, है ना, डाउन द वॉल, देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय 1.4 मीटर, बाय 1.4 मीटर, यानी कि अब 2.5 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 3.9। ठीक है, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, हमसे लैडर की लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए कि कितनी होगी। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको x ले लें, इस वाले केस को x ले लें, तो दो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, एक ये ऑरेंज वाली लाइन वाली और एक ब्लू वाली लाइन वाली। तो अगर हम इस वाली ब्लू वाली में इक्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, 0.8 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ द लेडर ही है वो तो बदलेगी नहीं। और अगर मैं ऑरेंज वाली में लगाऊं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3.9, ठीक है, 3.9 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ से तो बचेगा क्या, 0.64 प्लस x स्क्वायर प्लस 1.6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3.9 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 0.64 प्लस 1.6x इक्वल टू 3.9 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.9 माइनस 2.5, ये कितना हो जाएगा 4, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, तो 0.64 प्लस 1.6x इक्वल टू दिस, है ना, तो 1.6x इक्वल टू 64 इंटू 14 अपॉन 100 माइनस 64 अपॉन 100। ठीक है, तो 1.6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 इंटू 13 बाई 100। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 4 52 बाई 10 दैट इज 5.2। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 5.2, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 5.2 का स्क्वायर
प्लस 3.9 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो वही आ जाएगा मेरे पास 5.2 5.2 कितना हो जाएगा 4 10 0 6 2704। तो 27.04 इंटू 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 8 35 7 2 11 1 2 1 5 1 15.21। तो 15.21 कितना हो जाएगा 5 2 2 42.25 और 42.25 किसका स्क्वायर है 6.5 का राइट। अगर मैं इसका अंडर जैसे एल स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 42.25 एल का अंडर रूट में लूंगा तो 6.5 आ जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा 6.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 32 0 9 5 2 2 4। तो 4225 आ गया दैट विल बी दैट्स आवर आंसर विल बी 6.5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 6.5 मीटर्स। टू इक्वल सर्कल्स intersect such that each other passes through the center of the other if the length of the common chord of the circles is 10 root 3 then what is the diameter of the circle। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, यानी दो सर्कल्स का सेंटर यहाँ पे है ठीक है। ये वाला सर्कल का ऐसे पास करेगा इस वाले सर्कल के सेंटर से और ये वाला जो सर्कल है वो इस वाले सेंटर से पास करेगा ऐसे ठीक है। हमसे बोल रहा है कि द एरिया द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 10 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये ठीक है 10 रूट 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये जो ये कॉर्ड है तो अगर मैं यहाँ से कैसे लाइन खींचूँ तो ये कॉर्ड को आधे में डिवाइड करेगी, यानी कि सपोज ये ओ है, ये पी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ठीक है। तो जो ए सी की लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है वो 10 रूट 3 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 रूट 3 सेंटीमीटर, 5 रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है। अब चूंकि सर्कल्स इक्वल हैं, सर्कल्स इक्वल है तो इसका रेडियस यदि आर है ना, अगर ये आर है ये वाला भी आर होगा ऐसे, ये वाला भी आर होगा, तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। इसके हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री हो जाएगा ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमको रेडियस ही निकालना है ना। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी पूरा 60 डिग्री होगा, ये 60 है, ये 90 है तो 30 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 60 है ये वाला और ये 90 है तो ये ऊपर वाला 30 हो जाएगा। अब ये आर है और ये हमको दे रखा है 5 रूट 3, तो मैं यहाँ पे कौन सा लगा दूँ साइन 30 या कॉस 30 या साइन 60 लगा देता। तो साइन 60 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई साइन 60 दैट इज इक्वल्स टू 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2 इंटू 2 बाई रूट 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ चुका है तो डायमीटर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है द नंबर ऑफ सर्कल्स डेट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इन्फिनिटी। देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ड्रॉ किया जाने वाला सर्कल सिर्फ एक ही होगा बिकॉज एक यूनिक आपके पास वो होता है सरकम सेंटर जिसको आप बोलते हो है ना। एक ट्राइंगल होता है उसका खुद का एक अपना सरकम सेंटर होता है लेकिन वो एक यूनिक होता है और इसी की मदद से हम एक यूनिक सा सेमी सर्कल बना पाते हैं। आपके पास कोई दो सेमी सर्कल दो सरकम सर्कल नहीं हो सकते, 3 सरकम सर्कल नहीं हो सकते। किसी भी ट्राइंगल का अपना एक यूनिक सरकम सेंटर होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सरकम सेंटर वी विल फाइंड दैट यूनिक सरकम सर्कल। देयरफॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स विच कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि ट्राइंगल की बात कर रहा है ठीक है। इस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो नहीं होगा ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होगा, ये 1 होगा इसका। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एंगल फॉर्म्ड इन माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट। देखिए जो ये आपका होता है माइनर सेगमेंट ठीक है, ये आपका होता है माइनर सेगमेंट और ये आपका होता है मेजर सेगमेंट। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल फॉर्म्ड इन माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट। इसका एक मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे किसी मेजर सेगमेंट में बनाऊँ तो मेजर सेगमेंट में तो एंगल थीटा एक्यूट ही बनेगा है ना। ये वाला एंगल तो थीटा एक्यूट ही बनता है, सभी को पता है ना। लेकिन जो ये वाला होगा ये
यहाँ पे यदि मैं टेंजेंट ऐसे खींचूँ, तो एक टेंजेंट ऐसे खींचूँ तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब थीटा जो है 90 से कम है, तो ऑब्वियसली जो ये थीटा डैश होगा वो थीटा डैश जो है ग्रेटर देन 90 होगा। अब जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है हमेशा हमेशा जो है ये 90 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये 90 से कम होता है। जो मेजर सेगमेंट में फॉर्म होता है वो हमेशा 90 से कम होता है, और जो माइनर सेगमेंट में फॉर्म होता है वो हमेशा 90 से ज़्यादा होता है। तो माइनर सेगमेंट में एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है मेरा, तो नाइदर 1 नॉट 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले पे आता है। हमसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। देखिए जो इनइक्वालिटीज हमको दी गई है ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हम ये जानते हैं कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, और द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। या फिर प्रिसाइसली कहें तो द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे किसी भी दो साइड का डिफरेंस उसकी थर्ड साइड से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो 1, 2 एंड 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आया करे ना, किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहा है इन एनी ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, उसकी साइड ए ले लेते हैं और उसका जो मीडियन होता है उसकी लेंथ क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 यानी कि √3a/2, ठीक है। ये आपकी मीडियन की लेंथ होती है ना। और ये आपकी पेरीमीटर हो जाएगा ट्राइंगल का कितना, 3 है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 है। और सम ऑफ थ्री मीडियंस कितना हो जाएगा, एक मीडियन की लेंथ है √3a/2 है, तो तीन मीडियंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 इंटू √3a/2, है ना। अब 3a यहाँ आ चुका है, और √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये होती है अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। चूंकि लेस देन 1 होने के कारण इसकी लेंथ जो है 3a की जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो 3a से कम हो जाएगी। यानी कि जो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन BC, तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ A, B और C, और मैं D को एक मिड पॉइंट बोल देता हूँ। हमसे कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस C यानी कि इन सबका पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 3 है इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। AD की वैल्यू कितनी है, √3a/2, √3a/2, तो 2 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा, √3 है। तो क्या 3a की वैल्यू √3 से बड़ी है, 3a की वैल्यू क्या √3a से बड़ी है, बिल्कुल नहीं बड़ी है। मतलब बिल्कुल बड़ी है ना, 3a की वैल्यू ऑब्वियसली √3a से बड़ी है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो हमारा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं 91। क्या बोल रहा है, अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस, अ राइट सर्कुलर कोन इज फिटेड। अब देखिए ये यहाँ पे ना हम क्या बोल रहे हैं कि हमने क्यूब, सिलेंडर और कोन, स्फीयर सबको एक साथ ला दिया है, जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर है सबको एक साथ ला दिया है। ज़्यादा वो नहीं है, आसानी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर में क्यूब इंस्क्राइब्ड है। तो जब भी स्फीयर में क्यूब इंस्क्राइब्ड होता है तो जो स्फीयर का डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, बार बार मैंने आपको बताया है कि जब भी क्यूब स्फीयर के अंदर होता है ना, तो जो स्फीयर का डायमीटर होता है वो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, पहला। दूसरा हमसे बोल रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस, है ना। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज विद इन द क्यूब, मतलब क्यूब के अंदर है, टचिंग ऑल द वर्टिकुलर फेसेस, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ द, अगर आप इसको अज्यूम कर पाए थोड़ा सा, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी वो क्या हो जाएगी, इसका क्यूब का साइड, क्यूब की साइड हो जाएगी जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा क्यूब साइड बाई 2, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। अब हमसे बोला है राइट सर्कुलर कोन इज इनसाइड द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है ऐसे, their heights are same and the diameter of the cone is equal to that of the cylinder। मतलब कि diameter of the cone यानी कि ये is that of the cylinder and their heights are same। ठीक है, तो height of the cylinder is equal to height of the cone and radius of the cylinder is equal to radius of the cone। हमसे बोला what is the ratio of the volume of the sphere to that of the cone। अगर मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर को h ले लेता हूं और रेडियस ऑफ द सिलेंडर को r ले लेता हूं, तो रेडियस ऑफ द कोन भी r हो जाएगा, है ना। रेडियस ऑफ द सिलेंडर r है, तो क्यूब साइड कितना हो जाएगा, क्यूब साइड या क्यूब h कितना हो जाएगा 2r। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी 2r, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r हो जाएगा, क्यूब साइड है उसकी लेंथ 2r हो जाएगी, और रेडियस ऑफ द कोन r है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू r, हाइट ऑफ द कोन और उनको 2r ऑलरेडी दे रखी हुई है, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्यूब साइड। अब क्यूब की लेंथ, क्यूब की एज 2r है, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है अंडर रूट 3 टाइम्स 2r, है ना। तो 2r रूट 3 जो है वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब की लेंथ ये है, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 2r रूट 3, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा r रूट 3, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का r रूट 3 हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 3 रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रूट 3 पाई r क्यूब, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो तो r स्क्वायर ही है, h कितना हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन दैट विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2r, तो कितना हो जाएगा 2r क्यूब पाई बाई 3। अब हमसे इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, a और b का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 3 पाई r क्यूब इंटू 3/2 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 2, सो 6 रूट 3:1 जो है मेरा इसका आंसर आ रहा है पहले वाले का, ठीक है। 6 रूट 3:1 जो है मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है 6 रूट 3:1। अब हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द सिलेंडर। देख लेते हैं फिर से। अब क्यूब की एज कितनी है 2r, यानी कि क्यूब की साइड कितनी है 2r, तो इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, इसका होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। और किससे पूछ रहे हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h कितना है मेरे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 2r, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मेरे पास 2 पाई r क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8r क्यूब आ जाएगा, तो 8r क्यूब अपॉन 2 पाई r क्यूब, इसका रेशियो पूछ रहा है तो निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 4 इंटू 7/22 टू 11 दैट इज इक्वल टू 14:11। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 14:11, ठीक है 14:11। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज रूट 5 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये सारा एक साथ सारा डेटा आ गया, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी कि कैसे हम उसको एक बार सारा डेटा एक साथ आ जाए, तो जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है, दो हमारे पास स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमसे ये बोलता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है।
सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का रेडियस कितना था, स्फीयर का रेडियस कितना था r√3 तो 4 पाई r√3 का होल स्क्वायर क्या √5 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बराबर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है पाई RL। रेडियस ऑफ द कोन हमको r दे रखा हुआ है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है 2r, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी √r² प्लस 4r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5r, तो यह हो गई L। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरा पाई इंटू r इंटू √5r, ये कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 3 यानी कि 12 पाई r स्क्वायर। तो क्या 12 पाई r स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है देख सकते हैं 5 पाई r स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू दिस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है क्या कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया, साइड कितना है क्यूब का 2r, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, तो क्या इसके बराबर है 4, 24r स्क्वायर क्या 2 पाई r स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो नाइदर 1 नॉट 2 राइट। नेक्स्ट वाले पे आता है। ये सारे के सारे इमेजिनेटिव सवाल हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ AB in this CD and angle ABC is a right angle. What is the area of triangle ADC? देखिए ABC is a right angle, ठीक है ABC is a right angle, D ऐसे कुछ जा रहा होगा और ये ऐसे होगा। हमसे बोल रहा है कि AB की वैल्यू 9 है, BC की वैल्यू 40 है एंड CD की वैल्यू 28 है। हमसे बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसका एरिया कितना होगा। DA की वैल्यू 15 है। देखिए इस वाले ट्रायंगल का तो एरिया ABC वाले ट्रायंगल का एरिया तो 180 है, सभी को पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालूँ तो कितना हो जाएगा 160081, तो 1681 हो जाएगा और ये आपका 41 हो जाएगा है ना। 41 इंटू 41 कितना होता है, तो 1681। ये वाली लेंथ आपकी 41 हो जाएगी, तो 41 15 28। अब ये वाला ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल है तो इसको मैं हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालूंगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8 + 1 9, 28 + 41 कितना हो जाएगा 69 है ना, 69 प्लस 15 17 and 84, तो 84/2 विच इज इक्वल टू 42। तो √s इंटू s माइनस a यानी कि 42 - 15 कितना हो जाएगा 27। 42 - 41 विल बी 1 एंड 42 - 28 विल बी 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 14, तो 14 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा, तो 9 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC कितना हो जाएगा मेरे पास 126 और क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा 126 प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना था 180, तो 126 प्लस 180 कितना हो जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ADC। ABC का पेरीमीटर कितना है 49 प्लस 41 90 है ना। ट्रायंगल ADC का पेरीमीटर कितना है, सॉरी ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना है 90 और ट्रायंगल ADC का पेरीमीटर कितना है 69 प्लस 15 84, तो 90 - 84 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये अगर ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 20√3, हमको पता है, हमको क्या पता है कि अगर साइड लेंथ A है, यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ, ये सेंटर है मेरा, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ, ये a/2 हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी
√3 √3a/2, ये लेंथ कितनी होती है इसकी 2/3 है ना। ये जो लेंथ होती है आपकी बड़ी वाली, ये चीज़ ये होती है आपकी 2/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, 2/3 ऑफ दिस होल लेंथ होती है, और ये वाली जो लेंथ होती है 1/3 होती है। तो √3a/2 कितना हो जाएगा a/√3, यही a/√3 आपको कितना दे रखा है 20√3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 3 विच इज़ 60। तो जो मेरा साइड लेंथ आया विच इज़ a, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, राइट। ऑप्शन नंबर डी। और क्या कह रहा है हमसे, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC is at a distance d from the vertex A. Centroid of the triangle ABC is at a distance d from the vertex A. वर्टेक्स A से सेंट्रोइड कितनी दूरी पे है वो हमको निकालना है, और वो तो हमको दिया ही हुआ है 20√3, तो आंसर कितना आ जाएगा 20√3, तो डायरेक्टली गिवन ही है हमको, है ना 20√3। नेक्स्ट वाले पे आता है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 22 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि √L² + B² + H² की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो इसको जब खोलेंगे तो L + B, L² + B² + H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL, ये हमको निकालना है। L + B + H हमको गिवन है, जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा L² + B² + H² + 2 टाइम्स LB + BH + HL, यही सेम चीज़ बनेगी। तो +2 इतना लिखने के बजाय हम वही लिख देते हैं जो हमको चाहिए। तो +2 टाइम्स मतलब +x = 22 का स्क्वायर होता है 484, L² + B² + H² की वैल्यू 196 गिवन है, तो जो हमको चाहिए वो कितना आ जाएगा 484 - 196, दैट इज इक्वल टू 8, 17, 88 एंड 3 में से 1 गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हमको यही तो चाहिए था 2LB + BH + HL, और वो यहाँ पे आ ही रहता फॉर्मूले में, यही आता है ना L² + B² + H² + 2 टाइम्स LB + BH + HL, बस। अब यहाँ पे आता है इफ S इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि L³ + B³ + H³ -3 टाइम्स LBH, इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है क्या L² + B² + H², ठीक है। तो ये कितना होता है L² + B² + H² माइनस LB - BH - HL इंटू L + B + H, यही तो होता है, ये होता है। हमको ये वैल्यू चाहिए और ये हमको पता ही है, ये हमको गिवन है क्या L² + B² + H² कितना गिवन है 196 माइनस ये कितना गिवन है LB + BH + HL इंटू L + B + H कितना है 22। ये चीज कितनी है, ये चीज हमको यहां से पता चलेगी कितना सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना था 288, इसका फॉर्मूला था ये, हमको चाहिए ये। तो LB + BH + HL की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 को यहाँ ले जाओ, 1 डिवाइड कर दो इसे, तो 144 हो जाएगी। इसी 144 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे तो 196 - 144 इंटू 22, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 इंटू 22 जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा अब ऑब्वियसली 410, तो 1144। इसी के साथ हम यहाँ पे 2019 के फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक आपने इसमें देखा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन आए, कुछ बहुत सारे इमेजिनेशन के क्वेश्चन आए। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है क्यूब को इंस्क्राइब किया स्फीयर में, फिर कोन को सिलेंडर में रखा, सिलेंडर को क्यूब में रखा, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है, कितना एनालिसिस करना पड़ेगा डीपली। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप डीपली उसको एनालाइज कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, रिवाइज करते रहिए एंड स्टे ब्लेस, थैंक यू।